भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता अनुभव की गई। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले भी बहुत सारे आयोग ब्रिटिश काल में बने, उनकी अपनी अनुशंसाएं आईं, लेकिन उन सबका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की मंशा के अनुरूप देश के नागरिकों को तैयार करना था। उसमें भारत, भारतीयता, भारतीय जनमानस की भावना और हम कैसी शिक्षा चाहते हैं, इसका अभाव था। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद देश में सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा को ठीक करने के लिए, देश की अपेक्षा और मंशा के अनुरूप विकसित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं। आज हम इसी आयोग के गठन, इसकी अनुशंसाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लोगों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा व्यवस्था को फिर से राष्ट्रोन्मुख बनाने के लिए भारत सरकार ने 1948-49 में एक आयोग बनाया, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं। आयोग का गठन 1948 में किया गया और इसकी रिपोर्ट 1949 में आई। और इस आयोग की अध्यक्षता उस समय के एक प्रतिष्ठित विद्वान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दी गई, जो बाद में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान माने जाते थे, विश्वविद्यालय व्यवस्था में रह चुके थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे, तो वे विश्वविद्यालयों को समझते थे। अंग्रेजी काल में जिस तरह के विश्वविद्यालय चल रहे थे और उनकी क्या व्यवस्था थी, उसको भी वे समझते थे। इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार पर अपनी रिपोर्ट दें, उनके विस्तार के लिए अपने सुझाव दें, और इसके साथ कुछ और सदस्य उनको दिए गए, जिससे कि देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को तैयार किया जा सके। 4 नवंबर 1948 को इस आयोग का गठन हुआ और इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। कुछ मूलभूत जांच के बिंदुओं को लेकर यह आयोग बना। पहला, तत्कालीन जो विश्वविद्यालय थे उनमें क्या चल रहा है, उनका अध्ययन करना, उनकी समस्याओं को पता लगाना, विश्वविद्यालयों का प्रशासन कैसे हो, उनकी वित्तीय व्यवस्था कैसी हो, इस पर सुझाव देना। देश में उच्च शिक्षा के लक्ष्य क्या होने चाहिए, देश में उच्च शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस पर अपनी राय देना। और उच्च शिक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता को सुधारा जाए, इसके स्तर को बेहतर बनाया जाए, इस पर अपने सुझाव देना। साथ ही विद्यार्थियों के कल्याण के लिए क्या योजनाएं होनी चाहिए। जो अनुशासनहीनता की समस्या कई विद्यार्थियों में देखी जाती है, खासतौर पर विश्वविद्यालयों में उस समय, उसका क्या समाधान हो सकता है। उच्च शिक्षा में जो शिक्षक आएंगे उनकी नियुक्ति कैसे हो, उनका वेतनमान क्या हो, उनकी सेवा शर्तें क्या हो, क्योंकि अब देश स्वतंत्र हो चुका था। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार की मंशा के अनुरूप ये सारे नियम बने थे, लेकिन भारत में भारत सरकार की मंशा के अनुरूप ये सारी चीज़ें बननी थी। विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम क्या होना चाहिए, उसकी अवधि कितनी होनी चाहिए, उसका पाठ्यक्रम कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, क्या होगा। हर एक आयाम पर, विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़े लगभग प्रत्येक आयाम पर इस आयोग को कहा गया कि वे जांच करें, अपनी अनुशंसाएं दें और ये बताएं कि देश में भविष्य की उच्च शिक्षा कैसी होगी। यदि हम उस पूरी रिपोर्ट को देखें तो उस जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन या रिपोर्ट 1949 में आई, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की अनुशंसाएं की गई। जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, वहाँ अध्ययन के पाठ्यक्रम कौन से होने चाहिए, वहाँ शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए, शिक्षण के स्तर क्या होने चाहिए, शिक्षकों की सेवा की क्या शर्तें होनी चाहिए, अनुसंधान को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, और भी उच्च शिक्षा से जुड़े जो पहलू थे, इन सभी पर इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में विस्तार से विचार रखा। बात करते हैं उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की। भारत में सदैव से यह माना गया
कि जो योग्यता है वो व्यक्ति में जन्मजात होती है। विवेकानंद ने कहा है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यहां पूर्णता अंतर्निहित होती है, तो वह जो जन्मजात योग्यता है, ज्ञान को ऐसे विकसित किया जाए कि व्यक्ति की जीवन जीने की उस जन्मजात योग्यता को जागृत किया जा सके। यह इस आयोग ने उच्च शिक्षा का पहला उद्देश्य निर्धारित किया। हम लोकतंत्र थे, हम डोमिनियन स्टेट नहीं थे, हम किसी राजा के अंतर्गत काम नहीं कर रहे थे, किसी राज परिवार के गुलाम नहीं थे, हम स्वतंत्र हो चुके थे और हमने ये स्वीकार किया कि हमारी स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक देश के रूप में आगे बढ़ेगी। तो लोकतंत्र में लोगों को प्रशिक्षित करना कि लोकतंत्र कैसे काम करता है, लोगों की क्या भूमिका है, युवाओं की क्या भूमिका है, लोकतंत्र के कौन से आयाम होते हैं, यह भी उच्च शिक्षा के उद्देश्य रखा गया। मन में निडरता हो, विवेक की क्षमता हो, उद्देश्यों में अखंडता हो, ऐसे कुछ मूल्यों का विकास प्रत्येक देश के नागरिक में किया जाए, प्रत्येक युवा में किया जाए। इन उद्देश्यों को भी उच्च शिक्षा का उद्देश्य माना गया। आयोग ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत प्राचीन है, बहुत विशद है। ये मैकाले की एक अलमारी में समाने वाली पुस्तकों तक सीमित नहीं है। भारत की विशाल सांस्कृतिक परंपरा, इसकी विविधता, इससे विद्यार्थियों को परिचित कराया जाए। यह भी इस आयोग ने कहा देश में उच्च शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही व्यावसायिक और वृत्तिक प्रशिक्षण प्रदान करना, क्योंकि हमें युवा को खड़ा करना है, अपने पैर पर खड़ा करना है, उसको स्वावलंबी बनाना है। तो उसको स्वावलंबन के लिए व्यावसायिक शिक्षा और वृत्तिक प्रशिक्षण, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये दिए जाएं। इसकी बात भी इस आयोग में की गई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बहुत सारी संस्तुतियां थीं। यद्यपि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की संस्तुतियां कुल मिलाकर विश्वविद्यालयी स्तर पर ही थीं, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थी चूंकि विद्यालयी शिक्षा से आ रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं उसकी अनुशंसाओं में विद्यालयी शिक्षा की बात भी की गई। जैसे उसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में जो बच्चे प्रवेश लेंगे उनके मानक इंटरमीडिएट परीक्षा के अनुरूप होने चाहिए। अर्थात स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज में 12 साल की पढ़ाई करने के बाद ही विद्यार्थी को विश्वविद्यालय का अंग होना चाहिए। इस आयोग का निश्चित तौर पर मानना था कि विद्यालय शिक्षा में जो 10 से 12 वर्षों की शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त करते हैं, उसके बाद प्रयास हो कि वो व्यावसायिक संस्थानों में जाएं। इसके लिए बड़ी संख्या में व्यावसायिक संस्थान खोले जाएं और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज के जो विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, उन शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालयों में रिफ्रेशर पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं। व्याख्यानों को सावधानीपूर्वक पढ़ाया जाए, उनकी योजना बनाई जाए, ट्यूटोरियल्स प्रयोग किए जाएं, पुस्तकालयों और लिखित अभ्यासों का प्रयोग हो। ये पेडागॉजी अर्थात शिक्षण अधिगम कैसे हो, इस पर सिफारिशें थी। आयोग का पूर्णतया मानना था कि विश्वविद्यालय स्तर पर किसी भी पाठ्यक्रम के लिए कोई पाठ्यपुस्तक नहीं होनी चाहिए, निश्चित पाठ्यपुस्तक नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी को स्वतंत्र पाठ्यक्रम होना चाहिए, सुझाया गया पाठ्यक्रम होना चाहिए, लेकिन पाठ्यपुस्तकें नहीं होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तकों का चयन विद्यार्थी स्वयं करे कि वे पाठ्यक्रम के किस आयाम को पढ़ने के लिए किस पुस्तक से बेहतर पढ़ सकते हैं। साथ ही ट्यूटोरियल निर्देश, ट्यूटोरियल इंस्ट्रक्शंस को डेवलप करने की बात विश्वविद्यालय शिक्षा में की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे आयोग में है वो ये है, ये कहते हैं कि शिक्षा की विषय वस्तु को सबसे अच्छी बात यह स्वीकार करनी चाहिए कि अतीत की हमारी सांस्कृतिक विरासत को नजरअंदाज किए बिना आधुनिक उन्नति हम कैसे कर सकते हैं। आधुनिकता का अर्थ हमारी विरासत, हमारी संस्कृति को पीछे छोड़ना नहीं है, उसको नजरअंदाज करना नहीं है, परंतु आधुनिक उन्नति हम अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की जड़ पर, उसको आधार बनाकर उस पर कर सकते हैं। शिक्षक शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए विश्वविद्यालय या कॉलेज में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक योग्यता रखने वाले पर्याप्त शिक्षक, पर्याप्त प्राध्यापक हमारी विश्वविद्यालय व्यवस्था की मांग है, जो उस समय शायद उपलब्ध नहीं थे। उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। विश्वविद्यालय केवल रटी रटाई, लिखी लिखाई बातों को दोहराने के स्थान नहीं होते हैं। राधाकृष्णन जी ने बहुत स्पष्ट कहा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में
कि विश्वविद्यालयों को नए विचारों को उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। उन विचारों को, उन बातों को त्यागना चाहिए, उन लोगों का अनुसरण करना त्यागना चाहिए जो राष्ट्र को विकास से रोकने की संभावना रखते हैं। उनका मानना था कि यदि प्रगति करनी है तो अंधविश्वास से ऊपर उठना होगा। विश्वविद्यालयों को छात्रों को अपनी संस्कृति के अच्छे पहलुओं को आत्मसात करने और साथ ही सर्वांगीण विकास के लिए नए मूल्यों को स्वीकार करने की योग्यता विकसित हो, इसमें सहायता करनी चाहिए। यदि हम इसकी कुछ संस्तुतियों को और विस्तार से देखें तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षण संकाय के विषय में अपनी कुछ संस्तुतियां दी कि विश्वविद्यालयों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि 4 प्रकार के शिक्षक विश्वविद्यालयों में होने चाहिए: प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और ट्रेनर। प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। और योग्यता के आधार पर ही एक व्यक्ति की एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदोन्नति की जाए। साथ ही इन चारों श्रेणियों में शिक्षकों के लिए उच्च वेतन हो, बेहतर सेवा शर्तें हों, जैसे भविष्य निधि की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, काम करने के कितने घंटे होंगे, कितने प्रकार की छुट्टियां मिलेंगी, इन सब प्रकार के लाभ दिए जाएं। और उस पर विस्तार से आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में एक अध्यापक को 18 घंटे से अधिक कार्य सप्ताह न दिया जाए। कम से कम अध्ययन के लिए एक बार में 1 वर्ष का और संपूर्ण सेवा काल में कम से कम 3 वर्ष का अवकाश शिक्षकों को दिया जाए, जो उनका अध्ययन अवकाश हो, जिसमें वे जाकर नई नई चीज़ें पढ़ सकें। उस समय सेवा से अवकाश की आयु 60 वर्ष थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा इसको 64 वर्ष किया जाए। जहाँ तक लेवल ऑफ टीचिंग की बात है, उनका मानना था कि विश्वविद्यालय भीड़ के लिए नहीं है, इसलिए एक विश्वविद्यालय को 3000 से अधिक विद्यार्थी और एक महाविद्यालय को 15,000 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर चुके हों। साल में कम से कम 180 कार्य दिवस हों, जिसमें परीक्षा के दिन सम्मिलित ना हो। अध्ययन के लिए किसी भी पाठ्यक्रम के लिए कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित न की जाए। और यदि विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों की संख्या कम है और विद्यार्थी अधिक हैं, तो सायंकालीन कक्षाओं का प्रारंभ किया जा सकता है। आप आज भी देख सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय और कई अन्य विश्वविद्यालयों से संबंधित जो संस्थान हैं, वहाँ सायंकालीन संस्थान भी चलते हैं, इवनिंग कॉलेजेस भी चलते हैं। परीक्षाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के न्यूनतम प्राप्तांकों को 70, 55 और 40 किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त संबंधित सुझावों में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने कहा उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाना चाहिए। हमारे संविधान में जब सूचियां बन रही थीं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, तब उन्होंने कहा इसको समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए और उच्च शिक्षा केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साझी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि जब देश का संविधान बना तब शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। 1976 में जब संविधान संशोधन हुआ तब शिक्षा समवर्ती सूची में रखी गई। शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का काम केंद्र सरकार करेगी और उनको लागू करने का काम राज्य सरकारें करेंगी, ऐसा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की संस्तुतियों में लिखा है। साथ ही देश के सभी विश्वविद्यालयों में एकरूपता आए, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में समान प्रकार से अनुदान प्रदान किए जाएं, वहाँ के पाठ्यक्रमों में कुछ समानता लाई जा सके। इन सबको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कहना था कि एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। बाद में ये अनुदान आयोग स्थापित हुआ और आज तक काम कर रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मूल कार्य वित्त था, वित्तीय व्यवस्था का समान वितरण। विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन कैसी हो, उसके लिए भी यहाँ सुझाव दिया गया कि उच्च शिक्षा को 3 स्तरों पर आयोजित किया जाए। स्नातक शिक्षा कम से कम 3 वर्ष की हो, स्नातकोत्तर शिक्षा 2 वर्ष की हो और शोध न्यूनतम 2 वर्ष का होना चाहिए। उच्च शिक्षा को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: कला संकाय, विज्ञान संकाय, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग खोले जाएं और साथ ही ये भी कहा गया कि कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र कॉलेजों की स्थापना की जाए। अर्थात सामान्य विश्वविद्यालयों में तो विभाग खोले ही जाएं, लेकिन चूंकि ये विशिष्ट विषय हैं, कृषि है, वाणिज्य है, इंजीनियरिंग है, प्रौद्योगिकी है, चिकित्सा है, शिक्षक प्रशिक्षण है, तो इनके लिए
संकाय से संबंधित विशिष्ट कॉलेज, स्वतंत्र संबद्ध संस्थान खड़े किए जाएं। पुस्तकालयों में सुधार के लिए भी सुझाव दिए गए। कहा कि यदि विद्यार्थी को हम पाठ्यक्रम तो देंगे परंतु पाठ्यपुस्तकें निश्चित नहीं करेंगे तो विद्यार्थी कहाँ से पढ़ेंगे? वे विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में जाएंगे। तो पुस्तकालयों का बेहतर होना जरूरी है। इसके लिए बड़े वार्षिक अनुदान, खुले उपयोग की प्रणाली, पुस्तकालयों के जो वर्किंग आवर्स हैं, काम के घंटे, वो लंबे होने चाहिए, उनका संगठन और वहाँ अच्छे से प्रशिक्षित कर्मचारी, खासतौर पर जो संदर्भ सहायक होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाए। व्यावसायिक शिक्षा को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में 6 भागों में बांटा गया। शिक्षक शिक्षा, कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरिंग और तकनीकी की शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और कानूनी शिक्षा। और कहा गया कि इनके लिए भिन्न संस्थान स्थापित होने चाहिए। प्रयोगशालाओं के निर्माण, उनके फिटिंग, उनके उपकरण, उनके तकनीशियन, इसमें सुधार किया जाए क्योंकि विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण और शिक्षण प्रयोगशालाओं के बेहतर व्यवस्था के बिना असंभव है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की बात पहले ही कही गई है कि उसके अनुदान को ठीक तरह से आवंटित करने के लिए इसकी बात की जाए। लेकिन इस आयोग को यदि एक बहुत बड़े सुझाव के लिए हमेशा याद किया जाता है तो वह सुझाव है ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना। आयोग का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे आवासीय पूर्ण स्नातक महाविद्यालय स्थापित हों जिनके केंद्र में एक विश्वविद्यालय हो और वे सारे महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हों। यहाँ ऐसे विषय पढ़ाए जाएं जहाँ छात्रों के समय का आधा भाग अध्ययन में बीते और आधा भाग प्रयोगात्मक कार्यों में, चाहे वो खेत हो, चाहे वो फैक्ट्री हो या कोई और ऐसी जगह जहां वो अपने हस्त कौशलों का विकास कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए शोध की व्यवस्था इन विश्वविद्यालयों में की जानी चाहिए और अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना हो, ऐसी अनुशंसा इस विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में की गई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की उपादेयता क्या रही, इसने क्या परिवर्तन किए? यद्यपि कई बार इस बात के लिए आलोचना होती है कि देश में शिक्षा का आधार प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा थी, परंतु जो 2 पहले आयोग बने वो क्रमशः विद्यालय और माध्यमिक शिक्षा के लिए बने। प्राथमिक शिक्षा की चिंता सबसे बाद में हुई, परंतु फिर भी देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की आवश्यकता उस समय के नीति नियंताओं ने संभवतः इसलिए अनुभव की होगी क्योंकि देश के युवा को तैयार करना था। युवा के सहयोग, सामंजस्य और भागीदारी के बिना देश का निर्माण नहीं हो सकता था। इसलिए तत्काल स्तर पर विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार की आवश्यकता थी और शायद इसीलिए स्वतंत्रता के तुरंत बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने जितनी अनुशंसाएं की, यदि हम ये देखें तो जो पहली इसकी अनुशंसा जिस पर अमल किया गया वह थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। 1956 में देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना की गई। शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार किया गया, उनके पद निर्धारण किए गए, उनके प्रमोशन अर्थात एक स्तर से दूसरे स्तर पर पदोन्नति के नियम निर्धारित किए गए। विश्वविद्यालयों में शिक्षक कैसे क्या करेंगे, महाविद्यालयों के शिक्षक क्या करेंगे, उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर पूरा स्पष्ट नियम कानून बनाए गए। वैज्ञानिक विचारों पर बल देते देते हम कहीं नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा न कर दें, बड़ी चिंता थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की और उन्होंने चेतावनी दी थी। बाद में ये देखा भी गया कि कई बार भारतीयता, भारतीय मूल्यों, भारतीय परंपराओं को ना चाहते हुए भी युवाओं ने उतना महत्व नहीं दिया जितना पश्चिमी विचारों को दिया और शायद वैज्ञानिक विचारधारा के नाम पर पश्चिमी विचारधारा हम पर हावी होती चली गई। यही चिंता वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी है, लेकिन ये चेतावनी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने 1949 में दे दी थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि मूल्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि संस्थानों में कुछ मिनट का ध्यान, सभी धर्मों के महान धार्मिक नेताओं के बारे में शिक्षण देश में विविधता में एकता को संपूरित करेगा और इसको एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा गया। विश्वविद्यालयों में छात्र कल्याण बोर्ड की स्थापना हो, छात्र अधिष्ठाताओं की नियुक्ति हो,
शारीरिक शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति हो, कुछ ऐसे प्रावधान थे जो छात्र कल्याण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे और उस समय और उसके बाद स्थापित हुए समस्त विश्वविद्यालयों में इन बातों का ध्यान रखा गया। आज हम यदि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं का वर्तमान परिस्थितियों में मूल्यांकन करने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम थी। देश तुरंत स्वतंत्र हुआ था, देश को अपने पैरों पर खड़ा होना था और देश को अपने पैरों पर खड़ा करने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की थी तो वह देश की युवा पीढ़ी की थी। उन युवाओं को संस्कार युक्त, वैज्ञानिक विचारधारा युक्त अच्छी शिक्षा मिले, वे अपने पैरों पर खड़े हों, उनमें व्यावसायिक कौशलों का विकास हो, उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो। इसके लिए देश की उच्च शिक्षा को एक दिशा देने की आवश्यकता थी और वह दिशा देने के काम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने किया। देश की विश्वविद्यालयी व्यवस्था को एक क्रम में लाने की जरूरत, एक व्यवस्था के अंतर्गत लाने की जरूरत, जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की चिंता थी उसको किया गया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई। कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, क्या पद होंगे, उनमें क्या क्रमबद्धता होगी, नियम, सेवा शर्तें, कानून, इन सब की व्यवस्था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की चिंता थी और की गई। कुछ लक्ष्य शायद पूरे नहीं हो पाए, परंतु फिर भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का स्वतंत्र भारत की उच्च शिक्षा को दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस भूमिका को हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। जब हम आज की परिस्थितियों में भी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि देश में उच्च शिक्षा को सही दिशा देने का सबसे पहले काम यदि किसी आयोग ने किया तो वह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था और इसके लिए वह आयोग सदैव अपनी भूमिका निभाता रहेगा और हम सब उसके ऋणी रहेंगे। आप सभी ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।